नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे हम महाराष्ट्र का, जहां पर विपक्ष और सरकार अब आमने सामने आ गई है। महाआघाड़ी सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है चालीसा वर्सेस अजान मामले को लेकर। तो सरकार की तरफ से आज जहां ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, कई पार्टी ने इससे किनारा किया और खुद मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। वही एनसीपी भी अब इस पर एंट्री कर चुकी है। और दूसरी तरफ आज नवनीत राणा की याचिका पर सुनवाई होगी 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर दर्ज किए गए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। तो इस वक्त मुंबई में चालीसा वर्सेस अजान मामले पर सियासी घमासान लगातार जारी है। जिस प्रकार से किरीट सोमैया जेड प्रोटेक्टी इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि बाहर लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं, और पुलिस स्वयं उनको गुंडों के हवाले कर देती है। जिस प्रकार से मोहित कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। ये एक नॉन इशू है एक्चुअली। अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। कई पार्टी शायद खुद को रिवाइव करने के लिए, ये सब बातें अलग हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो इशू है वो यही है कि महाराष्ट्र में जो सुख शांति बनी हुई है वो वैसे ही बरकरार रहे और लोग आज जो प्रोग्रेस देख रहे हैं महाराष्ट्र में वो प्रोग्रेस देखते रहे। कहीं भी इसमें भेदभाव का विषय नहीं होगा और सभी नागरिक एक साथ रहे, शांति से रहे और खुशहाली दिखाए। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है, पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। फडणवीस ने यह कहा कि स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है। क्या हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है? फडणवीस ने यह सवाल उठाया और कहा कि सरकार दरअसल अहंकार में चूर है और जो राणा दंपति के साथ हुआ है वो गलत है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे आगे आए सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा कि सभी लोग साथ मिलकर रहें, इसकी कोशिश करेंगे, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फडणवीस ने यह आरोप लगाया और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा क्या पढ़ना राजद्रोह है, यह सवाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया। महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, ये सारे जो स्पीकर्स लगते हैं पूरा उसी का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर थी उसके हिसाब से आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से लेकर 2017 तक जो जीआर निकाले हैं उसमें अलग अलग जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, रेसिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है। ये सारे जोन्स के लिए अलग अलग डेसिबल तय करती है जो लिमिट होती है। अभी इसमें मेजरमेंट की एक बात होती है, लेकिन अगर मेजरमेंट हर एक लाउड स्पीकर के लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहां उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जाए।
तो आदित्य ठाकरे को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का। इंद्रजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। इंद्रजीत, चालीसा वर्सेस अजान पे तो महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसमें कहीं भी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कैसे देखें बीजेपी वर्सेस महाआघाड़ी फ्रंट को? जी बिल्कुल, इस समय अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और इसमें सारी पार्टियां शामिल हो गई हैं। अगर आज सर्वदलीय बैठक की बात करें तो मुख्यमंत्री ने एक एक बातों का जवाब दिया है। अभिलाषा, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सवाल उठा रहे हैं कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है, तो उनका कहना है कि हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन उनको किस तरह से 149 का नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद कानून व्यवस्था बिगाड़ना, राज्य में ऐसी स्थिति पैदा करना कि दो समाज में तनाव पैदा हो, इसके लिए उन पर कार्रवाई हुई है। और वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो बीजेपी का जो काट है वो ढूंढ रही है और इसके लिए वो चाहती है कि अब इस मामले में केंद्र सरकार कानून बनाए। बार बार जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं, जैसे गृह मंत्री हैं, चाहे आदित्य ठाकरे हैं, उनका कहना है कि चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और लाउड स्पीकर का मामला कोई एक राज्य का मामला नहीं है, पूरे देश में लाउड स्पीकर का इशू है, तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए और हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर को परमिशन दी गई है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब 2005 में सुप्रीम कोर्ट का कानून आया लाउड स्पीकर को लेकर, उसके बाद 2015 से लेकर 17 तक करीब 3-4 GR महाराष्ट्र सरकार ने निकाले और उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में जितने भी लाउड स्पीकर होते हैं, चाहे अजान का हो, चाहे हनुमान चालीसा का हो, चाहे कोई भजन कीर्तन हो या कोई वारी निकल रही हो, उसके परमिशन दिए जाते हैं, चाहे किसी की शादी का डीजे हो, सबका परमिशन उसी के आधार पर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी कोशिश की गई कि बीजेपी पर सीधा सीधा डाला जाए, क्योंकि उस दौरान अगर सरकार की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और उन्होंने ये GR निकाला था। तो कहीं न कहीं जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो भी अब काट ढूंढने में लगी है और चूंकि ये मामला धार्मिक मामला है और वो किसी भी एक धर्म या एक जाति या एक संप्रदाय को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और चाहते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था नहीं बने, वो जो है उसमें केंद्र सरकार बिल्कुल इंद्रजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। यानी कि गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया सरकार ने। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो बीजेपी नवनीत राणा के मसले को उठा रही है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है, जो हुआ है राणा दंपत्ति के साथ वो गलत हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले को लेकर शिकायत की है। आज इस मामले में उन्होंने याचिका दाखिल की है, बॉम्बे हाईकोर्ट में उस पर सुनवाई होनी है और उन्होंने लिखा है कि SC होने की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में पानी तक नहीं दिया जा रहा। ये देखिए, बड़ी बातें सामने आ रही है। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष से ये शिकायत की है और नवनीत के वकील ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है कि SC होने की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और जेल में जो बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही, पानी तक नहीं दे रहे हैं नवनीत राणा को भाईखला महिला जेल में। और इंद्रजीत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, कुछ तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं इस वक्त। आप जानना चाहेंगे आपसे क्या हो रहा है नवनीत राणा के साथ भाईखला जेल में कि उन्हें शिकायत करनी पड़ी है लोकसभा अध्यक्ष से? जी बिल्कुल, देर रात ही नवनीत राणा को भाईखला जेल लाया गया है और इसके बाद आज सुबह ही इस तरह का पत्र जो है उनके वकील उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखा है और इस मामले को जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने उठाया भी है। उनका कहना है कि जिस तरह से जो पत्र लिखा गया है लोकसभा स्पीकर को, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, इसके अलावा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके साथ जेल में जो है अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, उनको पानी तक नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो कस्टडी के दौरान थे तो पुलिस स्टेशन में भी उनको अच्छे तरह से ट्रीट नहीं किया गया। तो एक तरह से
जाति कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई, क्योंकि चलिए इंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। और इधर महाराष्ट्र में चालीसा पर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, लाउड स्पीकर पर बवाल है। तो दिल्ली की बात करें, यहां बुलडोजर वाली सियासत देखने को मिल रही है। राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर पे बुलडोजर चला दिया गया और ये सभी मुद्दे गर्म है। महाराष्ट्र, दिल्ली पर तो हमारी लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन अलवर में क्या हुआ, देखिए पूरे सच का खुलासा करने वाली हमारे सहयोगी दीपक दुबे की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। भगवान भोलेनाथ का 300 साल पुराना यही वो मंदिर है जिस पर बुलडोजर चलने से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। अलवर से निकले इस गुस्से की आग ने जयपुर से दिल्ली तक पूरे देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। राजनीति इसे धर्म युद्ध बनाने पर तुल गई है। अलवर में न सिर्फ दुकानों को व घरों को तोड़ा गया, बल्कि 300 साल पुराना शिव जी के मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं। 17 तारीख की घटना है और आज इस पर लगातार विवाद शुरू हो चुका है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये मंदिर का वो हिस्सा है जहां पर शंकर जी का मंदिर था और यहीं पर पूरी तोड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये यहाँ पर नाला हुआ करता था, जैसा कि यहाँ के जो मंदिर के मालिक हैं, पुजारी हैं, उनका कहना है कि नाले के 2 फीट अंदर हमारा मंदिर था और आधिकारिक तौर पर 300 साल पुराना ये मंदिर है। इसके कागजात भी मौजूद हैं। उसके बावजूद एसडीएम की तरफ से, नगर परिषद के ईओ के तरफ से और विधायक के आदेश पर इस तोड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिव मंदिर की जमीन के मालिक ललित विजय ही इस मंदिर के पुजारी हैं और अतिक्रमण विरोधी इस कार्रवाई में उनकी संपत्ति के साथ ही उनकी आस्था पर भी गहरी चोट लगी है। न्यूज 24 से बातचीत में ललित विजय ने दावा किया कि उनकी जमीन और दुकान वैध थी, मंदिर भी अवैध नहीं था। प्रशासन ने जानबूझकर इसे तोड़ डाला। जो विवाद खड़ा हुआ 17 तारीख को तोड़ा कार्रवाई के बाद, आखिर इसमें भूमिका किसकी स्पष्ट हो सकी है कि किसकी गलती थी? प्रशासन की गलती है इसके अंदर। प्रशासन ने बिल्कुल अनदेखी करके ये काम किया गया है। आंख बंद करके, एसडीएम साहब कहते हैं मेरी आंख बंद है, मेरे कान बंद है, सिर्फ काम चालू है, बस और कुछ नहीं है। आप हट जाइए, नहीं आपके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। इतना डरा दिया, इतना टॉर्चर किया कि शायद ही कभी किसी ने टॉर्चर किया हो। ये एसडीएम साहब और ईओ साहब की सरासर मनमानी है। एमएलए साहब कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आप मकसद क्या था इसका, भावना क्या थी कहने की? पेड़ ही ऐसा बो दिया तो मैं क्या करूं इस चीज का। तुमने बीजेपी की बोर्ड बना दी, अब मैं क्या करूं इस चीज का। मेरे को 34 पार्षद ले आओ, मैं भी कांग्रेस की बोर्ड बनवा देता हूं, आपका काम रुक जाएगा, टूटना बंद हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट कांग्रेस से पूछता हूँ कहाँ का न्याय है आखिरकार। 24 घंटे के अंदर 34 मेंबर कहाँ से लाएगी जनता। ललित विजय के मुताबिक स्थानीय एसडीएम केशव कुमार मीणा, नगर पालिका सीईओ बनवारी लाल मीणा, स्थानीय विधायक जौहरी लाल मीणा के आदेश से ये कार्रवाई हुई है और आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी की सियासी लड़ाई में पिसकर मर गए। रोजी रोजगार सब चौपट हो गया। ललित विजय की माने तो उनके पास सारे जरूरी कागजात मौजूद थे। 2005 के हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी, सब कुछ नष्ट कर दिया। वो कहते हैं कि जब तुमने पेड़ ही बबूल का बो दिया तो आम कहाँ से पाओगे। जब तुमने बोर्ड ही बीजेपी की बना दी तो मैं क्या करूँगा इस चीज़ का। ये बीजेपी की बोर्ड का फैसला है, जबकि बीजेपी की बोर्ड ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया कि आप इसको इतना तोड़ दीजिए, इतना लीगल को भी तोड़ दीजिए। भाई लीगल है, लीगल को कैसे तोड़ दोगे आप। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आप भी दुकान की मालकिन हैं जी, आपका नाम? मेरा नाम कविता विजय है। जी हमारी ना 13 दुकानें थी, सब वैध थी, कोई भी अवैध नहीं थी। उनको पेपर्स होने के बावजूद भी इन्होंने पेपर की कोई वो नहीं करी, इंक्वायरी, और सारी दुकानों को, 5 दुकानों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। अब आप बताइए कहाँ का न्याय है। पेपर वैलिड नहीं है, पेपर की वैल्यू नहीं है, पेपर बनाते क्यों तुम लोग। अलवर में नगरीय मास्टर प्लान में विकास को बढ़ावा देने के नाम पर सराय बाजार में 85 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला, जिससे कई परिवारों के आशियाने खत्म हो गए। रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों और पीड़ितों का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस की सियासी रस्साकशी ने उनका सब कुछ छीन लिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक नगरपालिका में बीजेपी के बहुमत से नाराज हैं और खुलेआम कह चुके हैं कि बीजेपी को वोट देने का नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आज जो ये वातावरण किया है जो आपको कर्मों का फल है, खोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से कहा है।
हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नगर पालिका में बीजेपी का बहुमत है और बीजेपी पार्षदों ने सर्वसम्मति से अतिक्रमण हटाने का फैसला किया था। लेकिन बीजेपी समर्थकों का कहना है कि प्रस्ताव में सिर्फ मंदिर का छज्जा और बिजली के पोल हटाने की बात थी। दुकान, घर और मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं था। जो मिनट्स की कॉपी है बोर्ड की, उसमें तो इस बात का जिक्र है कि बाहरी हिस्सा जो छज्जा है उसे तोड़ा जाए, इलेक्ट्रिक पोल को हटाया जाए। वो भी आपका उसकी सरकारी जमीन में आ रहा है, तो अगर वो उसकी जमीन में छज्जा आ रहा है तो वो नहीं हटा सकता। मेरी जमीन में छज्जा आएगा तो नहीं हटा सकता। मेरी जमीन में कोई चीज है तो नहीं हटा सकता। मेरी जमीन में मंदिर है तो कैसे हटा दिया। मेरी जमीन में दुकान बनी हुई है, उनकी शटरें देखिए क्या कंडीशन कर दी, उनकी सबको तोड़ दी गई है। वही सर, उनका घर टूट चुका है, उनके गेट टूट चुके हैं, उनकी सीढ़ियाँ टूट चुकी है, उतरने के लिए जगह नहीं है उनके पास में, ना ही गेट, सोने के लिए गेट है, लाइटें बिल्कुल बंद थी। अब बताइए ऐसे में कौन रहेगा अपने, मतलब राजगढ़ को बिल्कुल ऐसा आप लुक देखिए, राजगढ़ लिखना भानगढ़ लग रहा है। आप देखिए बिल्कुल तोड़ दिया बिल्कुल पूरी तरह से। न्यूज 24 ने लोगों की शिकायत पर स्थानीय विधायक से बात की और विधायक जौहरी मीणा ने ये कबूल भी किया कि उन्होंने बीजेपी को वोट देने को लेकर स्थानीय लोगों को धमकी दी थी। जब बीजेपी 35 साल से राज कर रही है और वो लोग दुकान को और मंदिरों को गलत तरीके से स्थापित कर रहे हैं, तो तोड़ने का काम भी यही करेंगे। हम क्यों करें? बोया पेड़ बमूड़ का आम का से क्या मैंने खाया है। दशकों से इस मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए जाते रहे, लिहाजा स्थानीय लोग कांग्रेस की गहलोत सरकार से गुस्से में और इसे तुगलकी सरकार बता रहे हैं। अपने पूज्य भगवान शिव को मानते हैं और उनकी पूजा करते रहे, तो हमारी जो धार्मिक आस्थाएं बहुत आहत हुई हैं। केवल कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में आज हम पिसे हैं। इनके मन में ये कटुता है कि या तो मुझे तुम मेरा नगर पालिका में बोर्ड कांग्रेस का बनवाओ, नहीं तो ये तो होके ही रहेगा। उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंची इस विधवा के बेटे की भी एक दुकान थी जिसे 4,500 रुपए महीने का किराया आता था और इसी किराए से परिवार का गुजर बसर होता था। लेकिन अब क्या करें, कमाई तो खत्म हुई ही, पानी की पाइपलाइन भी टूट चुकी है। पीने का पानी भी अब टैंकर से लेना पड़ रहा है। दुकान को भी तोड़ दिया गया है, पानी कनेक्शन काट दिया गया है, पानी की पाइपलाइन पूरी तरह से टूट चुकी हुई है। टैंकर के जरिए ये पानी टैंकर के जरिए माताजी पानी भर रही हैं। इनका कहना है कि 5 दिनों के बाद आज टैंकर आया है, अब जाकर ये एक एक बाल्टी पानी इस घर में लेकर जा रही हैं। आपका शुभ नाम? अनीता शर्मा। कितने समय के बाद पानी आज मिला है? 5 दिन के बाद में पहली बार आया है। आज प्रशासन आया है, जब आया है प्रशासन आज आया है। हाँ, मतलब ये बताइए कि ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है, ये क्या मानती हैं आप, क्यों तोड़ा गया है? आपका लीगल था या इनलीगल थी? ये हमारा खुद का लीगल था, कोई अनलीगल थोड़ी था। हाँ। हमारा खुद का ही है। अब मेरा तो कोई आधार भी नहीं, मैं विडो हूँ, न तो बेटा है न आदमी है। हाँ। एक यही दुकान का आधार था, वो दुकान भी ले गए। लोकेश शर्मा की भी 4 दुकानें थी। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में सब ढहा दिया गया, घर का हिस्सा भी टूट गया। अधिकारियों के सामने कागजात होने की दलील भी रखी, लेकिन शायद अधिकारी भी बुलडोजर की तरह संवेदनहीन हो गए थे। लोकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोग बातचीत कर रहे थे एसडीएम से, पुलिस प्रशासन से, सरकार से, विधायक से, तो आखिर ऐसी कार्रवाई कैसे हो गई? ये सब लीगल था या इनलीगल था? क्यों तोड़ा गया? ये सब जो था, ये हमारे जितना भी मकान है ये सब लीगल है, एक भी इनलीगल नहीं है। और इनके पास सब जो हमारा मकान लिया हुआ है, ये 54 में ये अपने जिला कलेक्टर द्वारा से कस्टोडियंस के द्वारा ये मिला हुआ है, जो को पाकिस्तानी शरणार्थी जो आए थे उनको दिया गया है। इसके बाकायदा हमारे पास पूरे प्रूफ हैं और पूरे कागज हैं, लेकिन हमने इनको कागज दिखाया, हमने कागज है, बोलता है ये हमारी वृद्धि है, ये कागज नहीं है, आपको पट्टा लेना चाहिए। जबकि इन्होंने उस पुराने पट्टे को इन्होंने नकार दिया गया। उसके बाद ये मंदिर है, ये मंदिर कम से कम 50-60 साल पुराना है। जितना भी घर टूटे हुए हैं सब निम्न मध्यम परिवार के लोग हैं, इन्हीं की ये दुकानें हैं, यही धंधा चलता है, इन्हें परिवार चलता है। अब ये क्या करें, मेरी इधर 4 दुकानें हैं, 4 दुकानों को बोल तोड़ दिया है, मेरा आधा मकान तोड़ दिया गया है। लोकेश की तरह कई लोगों के अरमानों को बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया है। कई ऐसे हैं जिनकी दुकानों के ऊपर ही घर थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है, फिर से बनाने की कुव्वत नहीं बची है। यही वजह है कि प्रशासन को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, राजस्थान की गहलोत सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। हम विधायक साहब के पास भी गए थे सर गुहार लगाने, जब उन्होंने कहा था कि मेरे पास तुम 34 पार्षद लेके आओ, इसको मैं रोक दूंगा। फिर उसके बाद सर वो सड़क का उद्घाटन करने आए थे सर यहाँ पे बाजार में, जब उसके बाद उन्होंने गांधी पार्क में बोला था कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता, वरना मैं राजगढ़ को पत्ता हिलने दूंगा। तो बुलडोजर चल गया? हाँ, बुलडोजर चला। किसकी सहमति से चला? इसका मतलब उनका हाथ था इसमें,
वो लोग वो चाहते तो रोक सकते थे। बीजेपी का इसलिए तोड़ दिया कांग्रेस वालों ने। मुझे तो यही लगता है कि कांग्रेस वालों ने बीजेपी का एरिया समझ करके इसको तोड़ दिया और राजनीति के तहत इसी के चलते ही ये दुकान मकाने को तोड़ने का काम किया गया है। जबकि जो मंदिर वगैरह इनका तो कोई नाम ही नहीं था और जो बोर्ड के अंदर जो प्रारित हुआ था वो भी ये हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे जो जबरजे निकलते हैं उसको थोड़ा होगा। पिछली बार भी गौरव पथ बना था, उसमें भी आगे चलकर वहाँ पे किसी प्रकार का कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ था। गरीब के घर टूट जाएं, सियासत को कोई असर नहीं पड़ता। आम आदमी की दुकान टूट जाए, नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मंदिर और गौशाला पर भी बुलडोजर चला। लिहाजा सियासत को अपनी दुकान चलाने का सबसे बढ़िया बहाना मिल गया। सुबह होते ही बीजेपी के 5 सदस्यों की टीम अलवर पहुंच गई। सांसद सुमेधानंद, चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र शेखावत, ब्रज किशोर, भवानी मीना के साथ अलवर से बीजेपी के सांसद बालकनाथ भी क्षतिग्रस्त मंदिर के करीब हाजिर हो गए। बीजेपी की टीम ने एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की अर्जी भी दे दी। प्रकार के फतवे कांग्रेस जारी करी उससे स्पष्ट है ना, कहाँ कहीं किसी को संदेह होना चाहिए। वो फतवा जारी करती है कि मुस्लिम क्षेत्र की लाइट सुचारू रखी जाए। वो फतवा जारी करती है कि अपने धार्मिक जो नवरात्रों का समय था, हनुमान जन्मोत्सव था, उस समय पर कोई भी किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा नहीं निकालेगा। वो फतवा जारी करती रोजा इफ्तार पार्टी का। तो स्पष्ट है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति के भाव से ही जानबूझकर हमारे पूज्य स्थलों को उन्होंने इस प्रकार से उनको तोड़ा गया है। उनके साथ में जिस प्रकार से अमर्यादित रूप से केवल और केवल उनकी भावना थी सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने की। गहलोत साहब ये कहते हैं ये क्या हो रहा है देश में, इमरजेंसी के हालात हैं। यूपी में क्यों बुलडोजर चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों चला रहे हैं, दिल्ली में क्यों चलाया? तो गहलोत साहब जवाब दो, आपने राजगढ़ में क्यों चलाया? क्या ये नगर पालिका के अध्यक्ष की इतनी हिम्मत है कि राजस्थान के मुखिया कांग्रेस के मुख्यमंत्री की मंच हिंसा के खिलाफ बुलडोजर चला देगा? इस राज्य में तो यही काम हो गए, गौशाला तोड़ना, मंदिर तोड़ना, राम दरबार को तोड़ के ध्वस्त कर देना, बाइक रैली पे करौली पे हमला करा देना। ये तो यही काम करेंगे अल्पसंख्यक लोगों। राजस्थान में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के लिए यहां बीजेपी कांग्रेस को कसूरवार ठहरा रही है। वहीं कांग्रेस भी कागजातों के साथ ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये फैसला उस नगर पालिका से लिया गया है जिसमें 35 में 34 पार्षद बीजेपी के हैं। अलवर पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में शामिल पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह ने वादा किया कि जिस जगह पर मंदिर तोड़े गए हैं वो वहीं पर मंदिर बनाएंगे। मंदिर तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। ऐसा मौका नहीं है जब राजनीति हो, यहाँ कांग्रेस बीजेपी और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गलत हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। तो लेकिन आप सबों से भी निवेदन करता हूँ, यहाँ मंदिर भी टूटा है, बहुत सारे हमारे लोग बेघर भी हुए हैं और उसके ऊपर आप राजनीति कोटी ना से। अलवर जिले के राजगढ़ में 300 साल पुराना मंदिर तोड़े जाने से हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं। बुलडोजर की इस ध्वंस लीला के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे थे। ये गया मंदिर पूरा। हालांकि मंदिर को फिर से बनाने का भी ऐलान हो गया, लेकिन जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए उन्हें मुआवजे का वादा कोई नहीं कर रहा। कोई ये नहीं बता रहा कि जिनकी दुकानें टूट गईं उनके घर चूल्हा कैसे जलेगा। दीपक दुबे, अलवर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।